क्या आप भी सोचते हैं कि शेयर बाजार एक जुआ है या फिर इसमें पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है? अगर हाँ, तो जरा रुकिए। दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे आपको कुछ और ही सिखाते हैं। स्वागत है आपका रीडर्स माइंड पर, वो जगह जहां हम आपके लिए लाते हैं उन बेमिसाल किताबों के निचोड़ जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। यहां आपको मिलेंगे निवेश, फाइनेंस, मानसिकता और सफलता के वो गहरे सबक जिन्हें जानकर आप अपनी वित्तीय यात्रा में कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो वॉरेन बफे के दशकों के अनुभव और गहन समझ का सार है। द एसेज ऑफ वॉरेन बफे, लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका, जिसे लॉरेंस ए कनिंघम ने संकलित किया है। यह कोई साधारण निवेश गाइड नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास है जो आपको सिखाती है कि कैसे एक मालिक की तरह सोचें, न कि एक सट्टेबाज की तरह। बफे हमें बताते हैं कि वास्तविक मूल्य क्या है और कैसे लंबी अवधि के लिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा हथियार है। हम जानेंगे कि मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को कैसे पहचाने और उनका लाभ उठाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जादुई सिद्धांत को समझेंगे, और यह भी कि सिर्फ वही निवेश करें जिसे आप वाकई समझते हो, अपने योग्यता के दायरे के भीतर। ये वो सबक है जो आपके निवेश के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम बफे के हर विचार को गहराई से समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे आसानी से नहीं, बल्कि सही तरीके से अमीर बना जाता है। नमस्ते, मैं लॉरेंस ए कनिंघम और द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट, लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका, द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट, लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका के इस ऑडियो बुक सारांश में आपका स्वागत है। इस किताब में मैंने वॉरेन बफेट के शेयरधारकों को लिखे गए सालाना पत्रों से बुनियादी व्यापारिक सिद्धांतों और निवेश दर्शन, फंडामेंटल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को एक साथ संकलित किया है। बफेट के पत्रों में व्यवसाय चलाने, निवेश करने और वित्तीय जानकारी का लाभदायक उपयोग करने के बारे में गहरी समझ है। मैंने इस संग्रह को व्यवसाय और निवेश के एक पूर्ण और सुसंगत वर्णन, कंप्लीट एंड कोहेरेंट नैरेटिव ऑफ अ साउंड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के रूप में तैयार किया है, जिसे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जा सके। मेरा उद्देश्य है कि आप इन सफल सिद्धांतों, सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स को समझें और अपने जीवन में लागू करें। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलते हैं। पहला अध्याय, मालिक केंद्रित व्यापार सिद्धांत, ऑनर रिलेटेड बिजनेस प्रिंसिपल्स। हमारे इस सफर की शुरुआत बफेट के मालिक केंद्रित व्यापार सिद्धांतों, ऑनर रिलेटेड बिजनेस प्रिंसिपल्स को समझने से होती है। बर्कशायर हथावे में हम शेयरधारकों को मालिक पार्टनर, ऑनर पार्टनर्स और खुद को मैनेजिंग पार्टनर्स मानते हैं। हमारा मानना है कि कंपनी खुद संपत्ति की मालिक नहीं है, बल्कि शेयरधारकों के लिए एक माध्यम, कंड्यूइट फॉर शेयर होल्डर्स है, जिसके माध्यम से वे संपत्ति के मालिक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीख, मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, यह है कि आपको अपने आप को केवल कागज का एक टुकड़ा रखने वाला नहीं समझना चाहिए जिसकी कीमत रोज घटती बढ़ती रहती है, बल्कि आपको खुद को एक व्यवसाय का पार्ट ओनर ऑफ अ बिजनेस समझना चाहिए जिसे आप अनिश्चित काल तक अपने पास रखने की उम्मीद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने परिवार के साथ किसी खेत या अपार्टमेंट के मालिक होते हैं। हमारा दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल, प्रति शेयर आंतरिक व्यावसायिक मूल्य, पर शेयर इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू में बर्कशायर की औसत वार्षिक वृद्धि दर को अधिकतम करना है। हम कंपनी के आकार से नहीं, बल्कि प्रति शेयर प्रगति, पर शेयर प्रोग्रेस से अपने प्रदर्शन को मापते हैं। हम उधार, डेट का कम उपयोग करते हैं और कमाई को तभी पुनर्निवेशित, रीइन्वेस्ट करते हैं जब इससे प्रति शेयर बाजार मूल्य में समानुपातिक वृद्धि, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन पर शेयर मार्केट वैल्यू होती है। बफेट
मानते हैं कि एक कंपनी को उन शेयरधारकों को आकर्षित करना चाहिए जिनकी वो हकदार है। ऑब्टेन द शेयर होल्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट दे सीक एंड डिजर्व। अगर कंपनी प्रबंधन अल्पकालिक परिणामों, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे ऐसे ही शेयरधारक मिलते हैं। लेकिन अगर आप दीर्घकालिक, व्यवसायोन्मुख निवेश दर्शन, लॉन्ग टर्म, बिजनेस ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ एक स्थिर और खुशहाल ग्राहक वर्ग बनाना चाहते हैं तो आपको भी वैसी ही नीति अपनानी चाहिए। दूसरा अध्याय, कॉरपोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और प्रबंधन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड मैनेजमेंट। कॉरपोरेट गवर्नेंस में पारदर्शिता और ईमानदारी, फोर्थराइटनेस एंड कैंडर सर्वोपरि है। बफेट खुद ही रिपोर्ट तैयार करते हैं, ऐसी भाषा में जो औसत बुद्धि, एवरेज इंटेलिजेंस के लोग भी समझ सकें। सभी निवेशकों को एक ही समय पर समान जानकारी, सैम इंफॉर्मेशन एट द सैम टाइम मिलनी चाहिए। हमें भविष्यवाणियों, प्रेडिक्शंस से बचना चाहिए क्योंकि वे अक्सर वित्तीय रिपोर्टों में हेरफेर, मैनिपुलेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की ओर ले जाती है। प्रबंधकीय संरचनाओं, मैनेजरियल स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूलों को छोड़ देना चाहिए। महत्वपूर्ण है सक्षम, ईमानदार और मेहनती लोगों का चुनाव करना। सेलेक्टिंग पीपल हु आर एबल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, न कि जटिल पदानुक्रम बनाना। सीईओ का चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके प्रदर्शन को मापना कठिन होता है और कोई भी उनके ऊपर नहीं होता। बफेट सुझाव देते हैं कि सीईओ के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें उनकी अनुपस्थिति में, इन दी एब्सेंस ऑफ दैट चीफ एग्जीक्यूटिव, होनी चाहिए। बर्कशायर के सीईओ अपने व्यवसाय को ऐसे चलाते हैं जैसे वे उसके एकमात्र मालिक हो। रन देयर बिजनेस एज इफ दे आर इट्स सोल ओनर। ये उनका एकमात्र एसेट हो और वे इसे 100 साल तक बेच या मर्ज न कर सके। ये उन्हें दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म हराइजन के साथ प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। कार्यकारी वेतन, एग्जीक्यूटिव पे का आधार प्रदर्शन होना चाहिए। परफॉर्मेंस शुड बी द बेसिस और लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी को उपयोग की गई पूंजी पर शुल्क, चार्ज फॉर द कैपिटल एम्प्लॉयड घटाकर मापा जाना चाहिए। स्टॉक ऑप्शंस को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वे अक्सर शेयरधारकों की संपत्ति छीन लेते हैं, रॉब शेयरहोल्डर्स ऑफ वेल्थ और अधिकारियों को लाभान्वित करते हैं, चाहे उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कुछ भी हो। बफेट कहते हैं उत्कृष्ट प्रबंधकों, एक्सेप्शनल मैनेजर्स को कैश बोनसेस मिलना चाहिए जिससे वे चाहें तो स्टॉक खरीद सकें और सच्चे मालिकों की तरह सोच सकें। ट्रूली वॉक इन द शूज ऑफ ऑनर्स। कॉरपोरेट चैरिटी के मामले में बर्कशायर शेयरधारकों को अपनी पसंद की चैरिटी, डेजिग्नेट दी चैरिटीज, चुनने की अनुमति देता था। यह दर्शाता है कि दान का फैसला मालिकों का होना चाहिए, न कि प्रबंधन का, रिफ्लेक्ट दी चैरिटेबल प्रेफरेंसेस ऑफ ओनर्स rather than those of officers and directors। तीसरा अध्याय, फाइनेंस और निवेश। बफेट का नजरिया, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, बफेट्स पर्सपेक्टिव। निवेश की दुनिया में मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बेंजामिन ग्राहम ने इसे एक उन्मत्त अवसादग्रस्त व्यक्ति, मैनिक डिप्रेसिव फेलो के रूप में वर्णित किया है जो हर दिन आपको अपनी सिक्योरिटीज बेचने या खरीदने के लिए एक कीमत बताता है। वो आपको सेवा देने के लिए है, मार्गदर्शन करने के लिए नहीं। मिस्टर मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू गाइड यू। उसकी जेब उपयोगी है, उसकी बुद्धिमत्ता नहीं। जब वो बेवकूफी भरे फूलिश मूड में हो तो आप उसे अनदेखा कर सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं। मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक निरर्थक शब्द, रिडंडेंट टर्म है। निवेश
इन्वेस्टिंग का अर्थ ही मूल्य की तलाश करना, सीकिंग वैल्यू है। बफेट और मैं उन व्यवसायों में निवेश करना पसंद करते हैं जिन्हें हम समझते हैं। बिजनेसेस वी बिलीव वी अंडरस्टैंड, जिनकी दीर्घकालिक संभावनाएं अनुकूल, फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हो, जिन्हें ईमानदार और सक्षम लोग, ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट पीपल चलाते हों, और जो आकर्षक कीमत, अट्रैक्टिव प्राइस पर उपलब्ध हों। सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण निवेश सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि आपको सुरक्षा में पर्याप्त मार्जिन, सफिशिएंट बेसिस फॉर बिलीविंग के बिना किसी सुरक्षा में निवेश नहीं करना चाहिए। ये मानते हुए कि चुकाई गई कीमत प्राप्त मूल्य से काफी कम, सब्सटैंशियली लोअर देन द वैल्यू है। क्षमता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, एक और महत्वपूर्ण नियम है। आपको केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश पर विचार करना चाहिए जिन्हें आप थोड़ी सी मेहनत से समझ सकते हैं। Businesses they are capable of understanding with a modicum of effort। इस नियम का पालन करने से आप उन गलतियों से बचते हैं जो दूसरे बार बार करते हैं। हम आधुनिक वित्त सिद्धांत, मॉडर्न फाइनेंस थियरी को खारिज करते हैं, जो बाजार दक्षता, एफिशिएंट मार्केट्स, बीटा और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन पर केंद्रित है। जोखिम, रिस्क, बीटा या अस्थिरता, वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि निवेश से नुकसान या चोट की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट है। एक जानकार निवेशक, नो समथिंग इन्वेस्टर के लिए अत्यधिक विविधीकरण, वाइड डाइवर्सिफिकेशन अनावश्यक है और जोखिम बढ़ा सकता है। इंक्रीज योर रिस्क। कीन्स ने भी सलाह दी थी कि निवेशक को उन 2 या 3 व्यवसायों में बड़ी रकम लगानी चाहिए जिनके बारे में वह जानता है और जिनके प्रबंधन पर उसे पूरा भरोसा है। Put fairly large sums into 2 or 3 businesses he knows something about and whose management is trustworthy। उधार, डेट का उपयोग बहुत संयम से, स्पेरिंगली करना चाहिए। लेवरेज आपके लाभ को बढ़ा सकता है, लेकिन ये एक लत है, एडिक्टिव, और एक शून्य से गुणा करने पर सभी संख्याएं शून्य हो जाती है। A single zero always equals zero। हमें हमेशा पर्याप्त तरलता, एम्पल लिक्विडिटी बनाए रखनी चाहिए, खासकर आर्थिक उथल पुथल, फाइनेंशियल टर्मोइल के समय। चौथा अध्याय, निवेश के विकल्प, क्या चुने क्या नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स, व्हाट टू चूज, व्हाट नॉट टू। निवेश के कई विकल्प हैं, लेकिन सभी समान नहीं होते। मुद्राधारित निवेश, करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स या बैंक डिपॉजिट्स सबसे खतरनाक एसेट, मोस्ट डेंजरस ऑफ एसेट्स में से है। उनकी बीटा शून्य हो सकती है, लेकिन उनका जोखिम बहुत अधिक, रिस्क इज ह्यूज है, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के कारण क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर के नुकसान, लॉस के कारण। सोना, गोल्ड एक और विकल्प है, लेकिन बफेट की राय में ये अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव है। ये कुछ भी पैदा नहीं करता, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। सोने, गोल्ड की तुलना में उत्पादक संपत्ति, प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे कि कृषि भूमि, क्रॉपलैंड या लाभदायक कंपनियां, प्रॉफिटेबल कंपनीज, दीर्घकालिक रूप से बेहतर परिणाम, रनअवे विनर और अधिक सुरक्षा, सेफेस्ट प्रदान करती है। जंग बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स का उपयोग अक्सर धोखाधड़ी, डिसेप्टिव वेज और विनाशकारी परिणामों, डेडली कॉन्सिक्वेंसेस के साथ किया गया है। एबडेट, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जैसी अवधारणाएं भ्रामक, डिल्यूजनल हैं, क्योंकि मूल्यह्रास, डेप्रिशिएशन एक वास्तविक आर्थिक लागत, रियल इकोनॉमिक कॉस्ट है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। डेरिवेटिव्स को बफेट ने सामूहिक विनाश के वित्तीय हथियार, फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा है।
ये अत्यधिक जटिल, अस्पष्ट, कॉम्प्लेक्स, ओपेक हैं और जोखिम की सही गणना, मेजरिंग द रिस्क्स, करना लगभग असंभव है। इनमें काउंटरपार्टी जोखिम, काउंटरपार्टी रिस्क भी शामिल है, जो पूरी वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकता है। हमें इन जोखिम भरे साधनों, रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स से दूर रहना चाहिए जब तक कि हम उन्हें पूरी तरह से न समझ लें, फुली अंडरस्टैंड देम। घर के स्वामित्व, होम ओनरशिप के बारे में बफेट सुझाव देते हैं कि आनंद और उपयोगिता, एंजॉयमेंट एंड यूटिलिटी प्राथमिक प्रेरणाएं होनी चाहिए, न कि लाभ या पुनर्वित्त, रीफाइनेंसिंग की संभावनाएं। पर्याप्त डाउन पेमेंट, मीनिंगफुल डाउन पेमेंट और आय द्वारा आसानी से प्रबंधित होने वाली मासिक भुगतान, कंफर्टेबली हैंडल्ड बाय द बोरोअर्स इनकम, आवश्यक है। लोगों को उनके घरों में बनाए रखना, कीपिंग देम इन देयर होम्स, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि केवल उन्हें घरों में डालना। 5वां अध्याय, कॉमन स्टॉक। समझदारी से करें निवेश। कॉमन स्टॉक, इन्वेस्ट वाइजली। ट्रेडिंग की लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, निवेश का अभिशाप, बेन ऑफ ट्रेडिंग है। निवेशकों के लिए गति बढ़ने पर प्रतिफल घटता है, रिटर्न्स डिक्रीज एज मोशन इंक्रीसेस। ब्रोकर्स और हेल्पर्स अपने लाभ के लिए अत्यधिक गतिविधि, एक्सेसिव एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, जिससे निवेशकों की संपत्ति कम होती है। दीर्घकालिक सफलता के लिए हमें इन लागतों को कम करना, मिनिमाइज दीज कॉस्ट्स चाहिए। सही तरह के निवेशकों को आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग द राइट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर, महत्वपूर्ण है। हम व्यवसाय उन्मुख, दीर्घकालिक मालिकों, बिजनेस ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म ओनर्स को चाहते हैं, जो बाजार मूल्य पर नहीं, बल्कि व्यवसाय के परिणामों, बिजनेस रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी, पूंजी आवंटन, कैपिटल एलोकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमाई को तभी बनाए रखना चाहिए जब प्रत्येक बनाए गए डॉलर से बाजार मूल्य में कम से कम $1 की वृद्धि हो। एटलीस्ट $1 ऑफ मार्केट वैल्यू विल बी क्रिएटेड फॉर ओनर्स फॉर एवरी डॉलर रिटेन्ड। अन्यथा इसे लाभांश, डिविडेंड्स के रूप में वितरित किया जाना चाहिए। कई प्रबंधक इस नियम को अनदेखा करते हैं, जिससे शेयरधारकों को नुकसान होता है। शेयर पुनर्खरीद, शेयर रीपर्चेसेस तब मूल्यवर्धक, वैल्यू एनहांसिंग होती है जब कंपनी के पास पर्याप्त नकदी, एम्पल फंड्स हो और उसका स्टॉक अपने आंतरिक मूल्य से काफी कम, मटीरियल डिस्काउंट टू द कंपनीज इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू पर बिक रहा हो। इनका उपयोग स्टॉक की कीमत को बढ़ाने, प्रॉप अप स्टॉक प्राइस या स्टॉक ऑप्शंस के कारण हुए डाइल्यूशन को ऑफसेट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऑफसेटिंग डाइल्यूशन फ्रॉम स्टॉक इशुएंसेस। स्टॉक स्प्लिट्स मालिक के हितों के खिलाफ है। डिसर्व ओनर इंटरेस्ट्स, वे लेन देन लागत बढ़ाते हैं। इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, अल्पकालिक बाजारोन्मुख शेयरधारकों, शॉर्ट टर्म मार्केट ओरिएंटेड शेयरहोल्डर्स को आकर्षित करते हैं और आंतरिक मूल्य से कीमतों का विचलन, डेविएशंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू पैदा करते हैं। बर्कशायर ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले शेयरधारक समूह, हाई क्वालिटी शेयरहोल्डर ग्रुप को बनाए रखने के लिए स्टॉक स्प्लिट से परहेज किया है। बर्कशायर ने क्लास बी शेयर्स बनाए ताकि उन उच्च शुल्क वाले बर्कशायर क्लोन, एक्सपेंस लादेन बर्कशायर क्लोन्स का मुकाबला किया जा सके, जो भोले भाले निवेशकों, नाइव स्मॉल इन्वेस्टर्स को लुभा रहे थे। क्लास बी शेयर्स उन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए थे जो दीर्घकालिक निवेश दर्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी साझा करते हैं। 6वां अध्याय, विलय और अधिग्रहण, एक संतुलित दृष्टिकोण, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अ बैलेंस्ड अप्रोच। विलय और अधिग्रहण, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में बफेट और मैं उत्कृष्ट आर्थिक विशेषताओं, एक्सलेंट इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रशंसनीय प्रबंधन,
एडमरेबल मैनेजमेंट वाले व्यवसायों को प्राप्त करना पसंद करते हैं। हम नकद, कैश से खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन स्टॉक जारी करने पर तभी विचार करेंगे जब हमें उतना ही आंतरिक व्यावसायिक मूल्य, इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू प्राप्त हो जितना हम दे रहे हैं। उच्च प्रीमियम अधिग्रहण, हाई प्रीमियम टेकओवर्स, अक्सर प्रबंधकीय अहंकार, मैनेजेरियल ईगो, आकार बढ़ाने की इच्छा, डिजायर फॉर एनहांस साइज और अति आशावाद, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म अबाउट सिनर्जीज जैसे खराब उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। हमें कॉरपोरेट मेंढक, कॉरपोरेट टोड्स को चूमने, किसिंग से बचना चाहिए, ये उम्मीद करते हुए कि वे राजकुमार बन जाएंगे। व्यवसाय में जो मायने रखता है वो काम है, न कि डील मेकिंग। डील मेकिंग बीट्स वर्किंग। यदि खरीदने वाली कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी का स्टॉक उसके आंतरिक मूल्य से कम, स्टॉक इज सेलिंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो स्टॉक को मुद्रा के रूप में उपयोग करना पुराने शेयरधारकों के लिए मूल्य का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू फॉर ओल्ड ऑनर्स है। हमें स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि जब कंपनी शेयर जारी करती है तो ए का एक हिस्सा बी को हासिल करने के लिए बेचा जाता है। पार्ट ऑफ अ सोल्ड टू एक्वायर बी। लिवरेज बायआउट्स एलबीओज और प्राइवेट इक्विटी अक्सर अत्यधिक लिवरेज, एक्सट्रीम लेवरेज और कर लाभ, टैक्स बेनिफिट्स द्वारा संचालित होते हैं। प्राइवेट इक्विटी एक भ्रामक नाम है क्योंकि ये फर्म अक्सर इक्विटी को काफी कम, ड्रामेटिक रिडक्शंस कर देती है। बर्कशायर का लक्ष्य पसंद का खरीदार, बायर ऑफ चॉइस बनना है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो परिवारों द्वारा बनाए गए हैं। हम अपने वादों को पूरा करते हैं, कीप आवर प्रॉमिसेस, अधिग्रहित व्यवसायों पर लिवरेज नहीं डालते, अवॉइड लेवरेजिंग अप एक्वायर्ड बिजनेसेस, अपने प्रबंधकों को असाधारण स्वायत्तता, अनयूजुअल ऑटोनॉमी देते हैं और अच्छे बुरे समय में थ्रू थिक एंड थिन कंपनियों को बनाए रखते हैं। एक सच्चा मालिक अपनी कंपनी को भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट के साथ बेचता है, न कि केवल पैसे के लिए। 7वां अध्याय, मूल्यांकन और लेखांकन। नंबरों के पीछे की सच्चाई, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग, ट्रूथ बिहाइंड द नंबर्स। आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक व्यवसाय से उसके शेष जीवन काल में निकाले जा सकने वाले नकदी का रियायती मूल्य, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग इट्स रिमेनिंग लाइफ है। इसकी गणना करना आसान नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य, क्रूशल है। बुक वैल्यू हालांकि गणना करने में आसान है, इसका उपयोग सीमित, लिमिटेड यूज है। ग्रोथ और वैल्यू निवेश शैलियां, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स अलग नहीं है। ग्रोथ मूल्य समीकरण, वैल्यू इक्वेशन का एक घटक है, कंपोनेंट ऑफ वैल्यू। लुक थ्रू अर्निंग्स। बर्कशायर के आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मापने का एक तरीका है। यह बर्कशायर की अपनी शुद्ध आय, नेट अर्निंग्स में निवेशित कंपनियों की अविभाजित आय, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टी कंपनीज कर के बाद को जोड़ता है। यह मानक लेखांकन नियमों, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स की तुलना में अधिक सटीक तस्वीर, मोर एक्यूरेट पिक्चर देता है। लेखांकन गुडविल, अकाउंटिंग गुडविल और आर्थिक गुडविल, इकोनॉमिक गुडविल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। लेखांकन गुडविल, अकाउंटिंग गुडविल को अक्सर एमोटाइज्ड किया जाता है, जबकि आर्थिक गुडविल, इकोनॉमिक गुडविल समय के साथ बढ़ सकती है, कैन इंक्रीज ओवर टाइम, खासकर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के दौरान। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन एक वास्तविक आर्थिक लागत, रियल इकोनॉमिक कॉस्ट है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मालिक की कमाई, ओनर अर्निंग्स आर्थिक प्रदर्शन का एक बेहतर उपाय है। ये ऑपरेटिंग अर्निंग्स
प्लस बी मूल्यह्रास और अन्य गैरनकद शुल्क, डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश चार्जेस, माइनस सी व्यवसाय में आवश्यक पुनर्निवेश, रिक्वायर्ड री इन्वेस्टमेंट को शामिल करता है ताकि उसकी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी स्थिति और इकाई मात्रा, लॉन्ग टर्म कंपिटिटिव पोजीशन एंड यूनिट वॉल्यूम बनी रहे। केवल कैश फ्लो या एबिडा पर ध्यान केंद्रित करना भ्रामक हो सकता है। 8वां अध्याय, लेखांकन की हेराफेरी और नीतियां, अकाउंटिंग शेनानिगन्स एंड पॉलिसीज। लेखांकन, अकाउंटिंग एक रूप है और इसका हेरफेर किया जा सकता है, कैन बी मैनिपुलेटेड। बेन ग्राहम की 1930 के दशक की व्यंग्यपूर्ण कहानी सैटायर दिखाती है कि कैसे उन्नत बहीखाता विधियों, एडवांस्ड बुक कीपिंग मेथड्स से बिना किसी वास्तविक बदलाव के कमाई, अर्निंग्स को असामान्य रूप से बढ़ाया जा सकता है, फेनोमिनली एनहांस्ड। सीईओ, सीओएस और ऑडिटर्स अक्सर स्टॉक ऑप्शंस के लेखांकन, अकाउंटिंग में हेरफेर करते हैं। उनका तर्क है कि ऑप्शंस का मूल्य तय करना मुश्किल है या वे नकद व्यय, कैश आउटले नहीं है, इसलिए उन्हें लागत के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। लेकिन कोई भी मूल्यवान वस्तु, समथिंग ऑफ वैल्यू, देने पर लागत, कॉस्ट आती है, भले ही नकद का आदान प्रदान न हो। रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस का उपयोग अक्सर कमाई को प्रबंधित करने, अर्निंग्स मैनेजमेंट और सुचारू करने, स्मूथिंग टेक्निक्स के लिए किया जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो अक्सर सही रिपोर्टिंग के प्रति अनादर, डिसरिस्पेक्ट फॉर एक्यूरेट रिपोर्टिंग दर्शाती है। विलय, मर्जर्स के लेखांकन में एफएसबी का मानना है कि अधिकांश विलय वास्तव में खरीद, परचेज होते हैं, न कि समानों का विलय, मर्जर्स ऑफ इक्वल्स। हमारा प्रस्ताव है कि अधिग्रहणकर्ता एक्वायरिंग कंपनी अपनी खरीद मूल्य, परचेस प्राइस को उचित मूल्य, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करे और आर्थिक गुडविल, इकोनॉमिक गुडविल का अमोर्टाइजेशन न करे, बल्कि क्षतिग्रस्त होने पर उसे रिटन डाउन इफ इम्पेयर्ड करे। कंपनियों को सेगमेंटेड डेटा की रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये निवेशकों को विभिन्न व्यावसायिक परिचालनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये पारंपरिक समेकित वित्तीय विवरणों, कन्वेंशनल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना में अधिक उपयोगी जानकारी, मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। 9वां अध्याय, टैक्स के मामले और अंतिम सीख, टैक्स मैटर्स एंड फाइनल लेसन्स। टैक्सेस और निवेश दर्शन, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपस में जुड़े हुए हैं। दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कर लाभ, टैक्स एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि लाभ तभी टैक्स योग्य होते हैं जब उन्हें महसूस किया जाता है। टैक्सेस आर ड्यू ओनली व्हेन गेन्स आर रियलाइज्ड। मेरा मानना है कि उच्च वृद्धि दरें, हाई ग्रोथ रेट्स अंततः आत्मविनाश करती है, मस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट। कार्ल सगन ने बैक्टीरिया के उदाहरण से यह समझाया कि घातीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मार्ग में हमेशा कोई बाधा आती है। Some obstacle always impedes this kind of exponential growth. एक मोटा बटुआ, फैट वॉलेट, बेहतर निवेश परिणामों का दुश्मन है, एनिमी ऑफ सुपीरियर इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स, क्योंकि बड़े पूंजी आधार, लार्ज कैपिटल बेस के लिए सार्थक निवेश के अवसर कम हो जाते हैं। हमें राजनीतिक और आर्थिक पूर्वानुमानों, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट्स को अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर एक महंगा विचलन, एक्सपेंसिव डिस्ट्रैक्शन होते हैं। निवेश में स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी और मानवीय और संस्थागत व्यवहार, ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर की गहरी समझ, कीन अंडरस्टैंडिंग दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि दीर्घकालिक निवेश, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, धैर्य, अनुशासन और मौलिक सिद्धांतों, पेशेंस, डिसिप्लिन
एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। बाजार के शोर, मार्केट नॉइज को नजरअंदाज करें और व्यवसाय के आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी वित्तीय सफलता, फाइनेंशियल सक्सेस की ओर एक ठोस मार्ग पर होंगे। मुझे आशा है कि यह सारांश आपको वॉरेन बफेट के अमूल्य ज्ञान, इनवैल्युएबल विजडम को समझने में मदद करेगा। याद रखें, समझदारी से निवेश करें, धैर्य रखें और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। इन्वेस्ट वाइजली, बी पेशेंट एंड स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स। धन्यवाद। नमस्ते, मैं लॉरेंस ए कनिंघम और द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट, लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका, द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट, लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका के इस ऑडियो बुक का स्टाइल सारांश में आपका स्वागत है। इस किताब में मैंने वॉरेन बफेट के शेयरधारकों को लिखे गए सालाना पत्रों से बुनियादी व्यापारिक सिद्धांतों और निवेश दर्शन, फंडामेंटल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को एक साथ संकलित किया है। बफेट के पत्रों में व्यवसाय चलाने, निवेश करने और वित्तीय जानकारी का लाभदायक उपयोग करने के बारे में गहरी समझ और ढेर सारी बुद्धिमत्ता, लॉन्ग ऑन विजडम है। मैंने इस संग्रह को व्यवसाय और निवेश के एक पूर्ण और सुसंगत वर्णन, कंप्लीट एंड कोहेरेंट नैरेटिव ऑफ अ साउंड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के रूप में तैयार किया है, जिसे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया जा सके। मेरा उद्देश्य है कि आप इन सफल सिद्धांतों, सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स को समझें और अपने जीवन में लागू करें। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलते हैं। पहला अध्याय, मालिक केंद्रित व्यापार सिद्धांत, ऑनर रिलेटेड बिजनेस प्रिंसिपल्स। हमारे इस सफर की शुरुआत बफेट के मालिक केंद्रित व्यापार सिद्धांतों, ऑनर रिलेटेड बिजनेस प्रिंसिपल्स को समझने से होती है। बर्कशायर हथावे में हम शेयरधारकों को मालिक पार्टनर, ऑनर पार्टनर्स और खुद को मैनेजिंग पार्टनर्स मानते हैं। हमारा मानना है कि कंपनी खुद संपत्ति की मालिक नहीं है, बल्कि शेयरधारकों के लिए एक माध्यम, कंड्यूइट फॉर शेयर होल्डर्स है, जिसके माध्यम से वे संपत्ति के मालिक होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीख, मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, यह है कि आपको अपने आप को केवल कागज का एक टुकड़ा रखने वाला नहीं समझना चाहिए, जिसकी कीमत रोज घटती बढ़ती रहती है, बल्कि आपको खुद को एक व्यवसाय का पार्ट ओनर ऑफ अ बिजनेस समझना चाहिए, जिसे आप अनिश्चित काल तक अपने पास रखने की उम्मीद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने परिवार के साथ किसी खेत या अपार्टमेंट के मालिक होते हैं। हमारा दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल, प्रति शेयर आंतरिक व्यावसायिक मूल्य, पर शेयर इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू में बर्कशायर की औसत वार्षिक वृद्धि दर को अधिकतम करना है। हम कंपनी के आकार से नहीं, बल्कि प्रति शेयर प्रगति, पर शेयर प्रोग्रेस से अपने प्रदर्शन को मापते हैं। हम उधार, डेट का कम उपयोग करते हैं और कमाई को तभी पुनर्निवेशित, रीइन्वेस्ट करते हैं जब इससे प्रति शेयर बाजार मूल्य में समानुपातिक वृद्धि, प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन पर शेयर मार्केट वैल्यू होती है। बफेट मानते हैं कि एक कंपनी को उन शेयरधारकों को आकर्षित करना चाहिए जिनकी वो हकदार है। ऑब्टेन द शेयर होल्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट दे सीक एंड डिजर्व। अगर कंपनी प्रबंधन अल्पकालिक परिणामों, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसे ऐसे ही शेयरधारक मिलते हैं। लेकिन अगर आप दीर्घकालिक, व्यवसायोन्मुख निवेश दर्शन, लॉन्ग टर्म, बिजनेस ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ एक स्थिर और खुशहाल ग्राहक वर्ग बनाना चाहते हैं, तो आपको भी वैसी ही नीति अपनानी चाहिए। दूसरा अध्याय, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और प्रबंधन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पारदर्शिता और ईमानदारी, फोर्थराइटनेस एंड कैंडर सर्वोपरि है। बफेट खुद ही रिपोर्ट तैयार करते हैं, ऐसी भाषा में जो औसत बुद्धि,
एवरेज इंटेलिजेंस के लोग भी समझ सकें। सभी निवेशकों को एक ही समय पर समान जानकारी, सैम इंफॉर्मेशन एट द सैम टाइम मिलनी चाहिए। हमें भविष्यवाणियों, प्रेडिक्शंस से बचना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर वित्तीय रिपोर्टों में हेरफेर, मैनिपुलेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की ओर ले जाती है। प्रबंधकीय संरचनाओं, मैनेजरियल स्ट्रक्चर्स के फॉर्मूलों को छोड़ देना चाहिए। महत्वपूर्ण है सक्षम, ईमानदार और मेहनती लोगों का चुनाव करना। सेलेक्टिंग पीपल हु आर एबल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, न कि जटिल पदानुक्रम बनाना। सीईओ का चुनाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके प्रदर्शन को मापना कठिन होता है और कोई भी उनके ऊपर नहीं होता। बफेट सुझाव देते हैं कि सीईओ के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें उनकी अनुपस्थिति में, इन दी एब्सेंस ऑफ दैट चीफ एग्जीक्यूटिव, होनी चाहिए। बर्कशायर के सीईओ अपने व्यवसाय को ऐसे चलाते हैं जैसे वे उसके एकमात्र मालिक हो। रन देयर बिजनेस एज इफ दे आर इट्स सोल ओनर। ये उनका एकमात्र एसेट हो और वे इसे 100 साल तक बेच या मर्ज न कर सके। ये उन्हें दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म हराइजन के साथ प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। कार्यकारी वेतन, एग्जीक्यूटिव पे का आधार प्रदर्शन होना चाहिए। परफॉर्मेंस शुड बी द बेसिस और लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी को उपयोग की गई पूंजी पर शुल्क, चार्ज फॉर द कैपिटल एम्प्लॉयड, घटाकर मापा जाना चाहिए। स्टॉक ऑप्शंस को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर शेयरधारकों की संपत्ति छीन लेते हैं, रॉब शेयरहोल्डर्स ऑफ वेल्थ और अधिकारियों को लाभान्वित करते हैं, चाहे उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कुछ भी हो। बफेट कहते हैं, उत्कृष्ट प्रबंधकों, एक्सेप्शनल मैनेजर्स को कैश बोनसेस मिलना चाहिए, जिससे वे चाहें तो स्टॉक खरीद सकें और सच्चे मालिकों की तरह सोच सकें। ट्रूली वॉक इन द शूज ऑफ ऑनर्स। कॉर्पोरेट चैरिटी के मामले में बर्कशायर शेयरधारकों को अपनी पसंद की चैरिटी, डेजिग्नेट दी चैरिटीज, चुनने की अनुमति देता था। यह दर्शाता है कि दान का फैसला मालिकों का होना चाहिए, न कि प्रबंधन का। रिफ्लेक्ट दी चैरिटेबल प्रेफरेंसेस ऑफ ओनर्स रैदर देन दोज ऑफ ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स। तीसरा अध्याय, फाइनेंस और निवेश। बफेट का नजरिया, फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, बफेट्स पर्सपेक्टिव। निवेश की दुनिया में मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बेंजामिन ग्राहम ने इसे एक उन्मत्त अवसादग्रस्त व्यक्ति, मैनिक डिप्रेसिव फेलो के रूप में वर्णित किया है, जो हर दिन आपको अपनी सिक्योरिटीज बेचने या खरीदने के लिए एक कीमत बताता है। वो आपको सेवा देने के लिए है, मार्गदर्शन करने के लिए नहीं। मिस्टर मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू गाइड यू। उसकी जेब उपयोगी है, उसकी बुद्धिमत्ता नहीं। जब वो बेवकूफी भरे फूलिश मूड में हो, तो आप उसे अनदेखा कर सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं। मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग, एक निरर्थक शब्द, रिडंडेंट टर्म है। निवेश, इन्वेस्टिंग का अर्थ ही मूल्य की तलाश करना, सीकिंग वैल्यू है। बफेट और मैं उन व्यवसायों में निवेश करना पसंद करते हैं जिन्हें हम समझते हैं। बिजनेसेस वी बिलीव वी अंडरस्टैंड, जिनकी दीर्घकालिक संभावनाएं अनुकूल, फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हो, जिन्हें ईमानदार और सक्षम लोग, ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट पीपल चलाते हों, और जो आकर्षक कीमत, अट्रैक्टिव प्राइस पर उपलब्ध हो। सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण निवेश सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि आपको सुरक्षा में पर्याप्त मार्जिन, सफिशिएंट बेसिस फॉर बिलीविंग के बिना किसी सुरक्षा में निवेश नहीं करना चाहिए, ये मानते हुए कि चुकाई गई कीमत प्राप्त मूल्य से काफी कम, सब्सटैंशियली लोअर दैन दी वैल्यू है। क्षमता का दायरा, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, एक और महत्वपूर्ण नियम है।
आपको केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश पर विचार करना चाहिए जिन्हें आप थोड़ी सी मेहनत से समझ सकते हैं। Businesses they are capable of understanding with a modicum of effort. इस नियम का पालन करने से आप उन गलतियों से बचते हैं जो दूसरे बार बार करते हैं। हम आधुनिक वित्त सिद्धांत मॉडर्न फाइनेंस थियोरी को खारिज करते हैं जो बाजार दक्षता, एफिशिएंट मार्केट्स, बीटा और विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन पर केंद्रित है। जोखिम, रिस्क, बीटा या अस्थिरता वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि निवेश से नुकसान या चोट की संभावना पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट है। एक जानकार निवेशक नो समथिंग इन्वेस्टर के लिए अत्यधिक विविधीकरण वाइड डाइवर्सिफिकेशन अनावश्यक है और जोखिम बढ़ा सकता है। इंक्रीज योर रिस्क। कीन्स ने भी सलाह दी थी कि निवेशक को उन 2 या 3 व्यवसायों में बड़ी रकम लगानी चाहिए जिनके बारे में वह जानता है और जिनके प्रबंधन पर उसे पूरा भरोसा है। Put fairly large sums into 2 or 3 businesses he knows something about and whose management is trustworthy. उधार, डेट का उपयोग बहुत संयम से स्पेरिंगली करना चाहिए। लेवरेज आपके लाभ को बढ़ा सकता है, लेकिन ये एक लत है, एडिक्टिव, और एक 0 से गुणा करने पर सभी संख्याएं 0 हो जाती है। A single zero always equals 0. हमें हमेशा पर्याप्त तरलता, एम्पल लिक्विडिटी बनाए रखनी चाहिए, खासकर आर्थिक उथल-पुथल, फाइनेंशियल टर्मोइल के समय। चौथा अध्याय, निवेश के विकल्प, क्या चुनें, क्या नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स, व्हाट टू चूज, व्हाट नॉट टू। निवेश के कई विकल्प हैं, लेकिन सभी समान नहीं होते। मुद्राधारित निवेश, करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि बांड, बॉन्ड्स या बैंक डिपॉजिट्स सबसे खतरनाक एसेट, मोस्ट डेंजरस ऑफ एसेट्स में से हैं। उनकी बीटा 0 हो सकती है, लेकिन उनका जोखिम बहुत अधिक, रिस्क इज ह्यूज है, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के कारण क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर के नुकसान, लॉस के कारण। सोना, गोल्ड एक और विकल्प है, लेकिन बफेट की राय में ये अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव है। ये कुछ भी पैदा नहीं करता, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। सोने, गोल्ड की तुलना में उत्पादक संपत्ति, प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे कि कृषि भूमि, क्रॉपलैंड या लाभदायक कंपनियां, प्रॉफिटेबल कंपनीज, दीर्घकालिक रूप से बेहतर परिणाम, रनअवे विनर और अधिक सुरक्षा, सेफेस्ट प्रदान करती है। जंग बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स का उपयोग अक्सर धोखाधड़ी, डिसेप्टिव वेज और विनाशकारी परिणामों, डेडली कॉन्सिक्वेंसेस के साथ किया गया है। एबडेट, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जैसी अवधारणाएं भ्रामक, डिल्यूजनल हैं, क्योंकि मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन एक वास्तविक आर्थिक लागत, रियल इकोनॉमिक कॉस्ट है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। डेरिवेटिव्स को बफेट ने सामूहिक विनाश के वित्तीय हथियार, फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा है। ये अत्यधिक जटिल, अस्पष्ट, कॉम्प्लेक्स, ओपेक हैं और जोखिम की सही गणना, मेजरिंग द रिस्क्स करना लगभग असंभव है। इनमें काउंटरपार्टी जोखिम, काउंटरपार्टी रिस्क भी शामिल है, जो पूरी वित्तीय प्रणाली को अस्थिर कर सकता है। हमें इन जोखिम भरे साधनों, रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स से दूर रहना चाहिए जब तक कि हम उन्हें पूरी तरह से न समझ लें, फुली अंडरस्टैंड देम। घर के स्वामित्व, होम ओनरशिप के बारे में बफेट सुझाव देते हैं कि आनंद और उपयोगिता, एंजॉयमेंट एंड यूटिलिटी प्राथमिक प्रेरणाएं होनी चाहिए, न कि लाभ या पुनर्वित्त, रीफाइनेंसिंग की संभावनाएं। पर्याप्त डाउन पेमेंट, मीनिंगफुल डाउन पेमेंट और आय द्वारा आसानी से प्रबंधित होने वाली मासिक भुगतान, कंफर्टेबली हैंडल्ड बाय द बोरोअर्स इनकम, आवश्यक है।
लोगों को उनके घरों में बनाए रखना, कीपिंग देम इन देयर होम्स, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि केवल उन्हें घरों में डालना। 5वां अध्याय, कॉमन स्टॉक। समझदारी से करें निवेश। कॉमन स्टॉक, इन्वेस्ट वाइजली। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, निवेश का अभिशाप, बेन ऑफ ट्रेडिंग है। निवेशकों के लिए गति बढ़ने पर प्रतिफल घटता है। रिटर्न्स डिक्रीज एज मोशन इंक्रीसेस। ब्रोकर्स, ब्रोकर्स और हेल्पर्स, हेल्पर्स अपने लाभ के लिए अत्यधिक गतिविधि, एक्सेसिव एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, जिससे निवेशकों की संपत्ति कम होती है। दीर्घकालिक सफलता के लिए हमें इन लागतों को कम करना, मिनिमाइज दीज कॉस्ट्स, चाहिए। सही तरह के निवेशकों को आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग द राइट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर, महत्वपूर्ण है। हम व्यवसाय उन्मुख, दीर्घकालिक मालिकों, बिजनेस ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म ओनर्स को चाहते हैं, जो बाजार मूल्य पर नहीं, बल्कि व्यवसाय के परिणामों, बिजनेस रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी, पूंजी आवंटन, कैपिटल एलोकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कमाई को तभी बनाए रखना चाहिए जब प्रत्येक बनाए गए डॉलर से बाजार मूल्य में कम से कम $1 की वृद्धि हो। एटलीस्ट $1 ऑफ मार्केट वैल्यू विल बी क्रिएटेड फॉर ओनर्स फॉर एवरी डॉलर रिटेन्ड। अन्यथा इसे लाभांश, डिविडेंड्स के रूप में वितरित किया जाना चाहिए। कई प्रबंधक इस नियम को अनदेखा करते हैं, जिससे शेयरधारकों को नुकसान होता है। शेयर पुनर्खरीद, शेयर रीपर्चेसेस तब मूल्यवर्धक, वैल्यू एनहांसिंग होती है जब कंपनी के पास पर्याप्त नकदी, एम्पल फंड्स हो और उसका स्टॉक अपने आंतरिक मूल्य से काफी कम, मटीरियल डिस्काउंट टू द कंपनीज इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू, पर बिक रहा हो। इनका उपयोग स्टॉक की कीमत को बढ़ाने, प्रॉप अप स्टॉक प्राइस या स्टॉक ऑप्शंस के कारण हुए डाइल्यूशन को ऑफसेट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऑफसेटिंग डाइल्यूशन फ्रॉम स्टॉक इशुएंसेस। स्टॉक स्प्लिट्स मालिक के हितों के खिलाफ है। डिसर्व ओनर इंटरेस्ट्स, वे लेन देन लागत बढ़ाते हैं। इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, अल्पकालिक बाजारोन्मुख शेयरधारकों, शॉर्ट टर्म मार्केट ओरिएंटेड शेयरहोल्डर्स को आकर्षित करते हैं और आंतरिक मूल्य से कीमतों का विचलन, डेविएशंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू पैदा करते हैं। बर्कशायर ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले शेयरधारक समूह, हाई क्वालिटी शेयरहोल्डर ग्रुप को बनाए रखने के लिए स्टॉक स्प्लिट से परहेज किया है। बर्कशायर ने क्लास बी शेयर्स बनाए ताकि उन उच्च शुल्क वाले बर्कशायर क्लोन, एक्सपेंस लादेन बर्कशायर क्लोन्स का मुकाबला किया जा सके, जो भोले भाले निवेशकों, नाइव स्मॉल इन्वेस्टर्स को लुभा रहे थे। क्लास बी शेयर्स उन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए थे जो दीर्घकालिक निवेश दर्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी साझा करते हैं। 6वां अध्याय, विलय और अधिग्रहण, एक संतुलित दृष्टिकोण, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अ बैलेंस्ड अप्रोच। विलय और अधिग्रहण, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में बफेट और मैं उत्कृष्ट आर्थिक विशेषताओं, एक्सलेंट इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रशंसनीय प्रबंधन, एडमरेबल मैनेजमेंट वाले व्यवसायों को प्राप्त करना पसंद करते हैं। हम नकद, कैश से खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन स्टॉक जारी करने पर तभी विचार करेंगे जब हमें उतना ही आंतरिक व्यावसायिक मूल्य, इंट्रिंसिक बिजनेस वैल्यू प्राप्त हो जितना हम दे रहे हैं। उच्च प्रीमियम अधिग्रहण, हाई प्रीमियम टेकओवर्स, अक्सर प्रबंधकीय अहंकार, मैनेजरियल ईगो, आकार बढ़ाने की इच्छा, डिजायर फॉर एनहांस साइज और अति आशावाद, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म अबाउट सिनर्जीज जैसे खराब उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। हमें कॉर्पोरेट मेंढक, कॉर्पोरेट टोड्स को चूमने, किसिंग से बचना चाहिए, ये उम्मीद करते हुए कि वे राजकुमार बन जाएंगे। व्यवसाय में जो मायने रखता है वो काम है, न कि डील मेकिंग बीट्स वर्किंग। यदि खरीदने वाली कंपनी, एक्वायरिंग कंपनी
का स्टॉक उसके आंतरिक मूल्य से कम, स्टॉक इज सेलिंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, है, तो स्टॉक को मुद्रा के रूप में उपयोग करना पुराने शेयरधारकों के लिए मूल्य का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू फॉर ओल्ड ऑनर्स है। हमें स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि जब कंपनी शेयर जारी करती है तो ए का एक हिस्सा बी को हासिल करने के लिए बेचा जाता है, पार्ट ऑफ अ सोल्ड टू एक्वायर बी। लिवरेज बायआउट्स एलबीओज और प्राइवेट इक्विटी अक्सर अत्यधिक लिवरेज, एक्सट्रीम लेवरेज और कर लाभ, टैक्स बेनिफिट्स द्वारा संचालित होते हैं। प्राइवेट इक्विटी एक भ्रामक नाम है क्योंकि ये फर्म अक्सर इक्विटी को काफी कम ड्रामेटिक रिडक्शंस कर देती है। बर्कशायर का लक्ष्य पसंद का खरीदार, बायर ऑफ चॉइस बनना है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो परिवारों द्वारा बनाए गए हैं। हम अपने वादों को पूरा करते हैं, कीप आवर प्रॉमिसेस, अधिग्रहित व्यवसायों पर लिवरेज नहीं डालते, अवॉइड लेवरेजिंग अप एक्वायर्ड बिजनेसेस, अपने प्रबंधकों को असाधारण स्वायत्तता, अनयूजुअल ऑटोनॉमी देते हैं और अच्छे बुरे समय में थ्रू थिक एंड थिन कंपनियों को बनाए रखते हैं। एक सच्चा मालिक अपनी कंपनी को भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट के साथ बेचता है, न कि केवल पैसे के लिए। 7वां अध्याय, मूल्यांकन और लेखांकन, नंबरों के पीछे की सच्चाई, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग, ट्रूथ बिहाइंड द नंबर्स। आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक व्यवसाय के मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक व्यवसाय से उसके शेष जीवन काल में निकाले जा सकने वाले नकदी का रियायती मूल्य, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग इट्स रिमेनिंग लाइफ है। इसकी गणना करना आसान नहीं है, लेकिन ये अनिवार्य, क्रूशल है। बुक वैल्यू हालांकि गणना करने में आसान है, इसका उपयोग सीमित, लिमिटेड यूज है। ग्रोथ और वैल्यू निवेश शैलियां, इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स अलग नहीं है। ग्रोथ मूल्य समीकरण, वैल्यू इक्वेशन का एक घटक है, कंपोनेंट ऑफ वैल्यू। लुक थ्रू अर्निंग्स, बर्कशायर के आर्थिक प्रदर्शन, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मापने का एक तरीका है। यह बर्कशायर की अपनी शुद्ध आय, नेट अर्निंग्स में निवेशित कंपनियों की अविभाजित आय, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टी कंपनीज कर के बाद को जोड़ता है। यह मानक लेखांकन नियमों, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स की तुलना में अधिक सटीक तस्वीर, मोर एक्यूरेट पिक्चर देता है। लेखांकन गुडविल, अकाउंटिंग गुडविल और आर्थिक गुडविल, इकोनॉमिक गुडविल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। लेखांकन गुडविल, अकाउंटिंग गुडविल को अक्सर एमोटाइज्ड किया जाता है, जबकि आर्थिक गुडविल, इकोनॉमिक गुडविल समय के साथ बढ़ सकती है, कैन इंक्रीज ओवर टाइम, खासकर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के दौरान। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन एक वास्तविक आर्थिक लागत, रियल इकोनॉमिक कॉस्ट है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। मालिक की कमाई, ओनर अर्निंग्स आर्थिक प्रदर्शन का एक बेहतर उपाय है। ये ऑपरेटिंग अर्निंग्स प्लस बी मूल्यह्रास और अन्य गैरनकद शुल्क, डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश चार्जेस, माइनस सी व्यवसाय में आवश्यक पुनर्निवेश, रिक्वायर्ड री इन्वेस्टमेंट को शामिल करता है ताकि उसकी दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी स्थिति और इकाई मात्रा, लॉन्ग टर्म कंपिटिटिव पोजीशन एंड यूनिट वॉल्यूम बनी रहे। केवल कैश फ्लो या एबिडा पर ध्यान केंद्रित करना भ्रामक हो सकता है। 8वां अध्याय, लेखांकन की हेराफेरी और नीतियां, अकाउंटिंग शेनानिगन्स एंड पॉलिसीज। लेखांकन, अकाउंटिंग एक रूप है और इसका हेरफेर किया जा सकता है, कैन बी मैनिपुलेटेड। बेन ग्राहम की 1930 के दशक की व्यंग्यपूर्ण कहानी सैटायर दिखाती है कि कैसे उन्नत बहीखाता विधियों, एडवांस्ड बुक कीपिंग मेथड्स
से बिना किसी वास्तविक बदलाव के कमाई अर्निंग्स को असामान्य रूप से बढ़ाया जा सकता है। फेनोमिनली एनहांस्ड। सीईओ, सीओएस और ऑडिटर्स अक्सर स्टॉक ऑप्शंस के लेखांकन अकाउंटिंग में हेरफेर करते हैं। उनका तर्क है कि ऑप्शंस का मूल्य तय करना मुश्किल है या वे नकद व्यय कैश आउटले नहीं है, इसलिए उन्हें लागत के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए। लेकिन कोई भी मूल्यवान वस्तु समथिंग ऑफ वैल्यू देने पर लागत कॉस्ट आती है, भले ही नकद का आदान प्रदान न हो। रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस का उपयोग अक्सर कमाई को प्रबंधित करने, अर्निंग्स मैनेजमेंट और सुचारू करने स्मूथिंग टेक्निक्स के लिए किया जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो अक्सर सही रिपोर्टिंग के प्रति अनादर डिसरिस्पेक्ट फॉर एक्यूरेट रिपोर्टिंग दर्शाती है। विलय मर्जर्स के लेखांकन में एफएसबी का मानना है कि अधिकांश विलय वास्तव में खरीद परचेज होते हैं, न कि समानों का विलय मर्जर्स ऑफ इक्वल्स। हमारा प्रस्ताव है कि अधिग्रहणकर्ता एक्वायरिंग कंपनी अपनी खरीद मूल्य परचेज प्राइस को उचित मूल्य फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करे और आर्थिक गुडविल इकोनॉमिक गुडविल का अमोर्टाइजेशन न करे, बल्कि क्षतिग्रस्त होने पर उसे रिटन डाउन इफ इम्पेयर्ड करे। कंपनियों को सेगमेंटेड डेटा की रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये निवेशकों को विभिन्न व्यावसायिक परिचालनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये पारंपरिक समेकित वित्तीय विवरणों कन्वेंशनल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना में अधिक उपयोगी जानकारी मोर यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। 9वां अध्याय टैक्स के मामले और अंतिम सीख टैक्स मैटर्स एंड फाइनल लेसन्स। टैक्सेस और निवेश दर्शन इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपस में जुड़े हुए हैं। दीर्घकालिक निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कर लाभ टैक्स एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि लाभ तभी टैक्स योग्य होते हैं जब उन्हें महसूस किया जाता है। टैक्सेस आर ड्यू ओनली व्हेन गेन्स आर रियलाइज्ड। मेरा मानना है कि उच्च वृद्धि दरें हाई ग्रोथ रेट्स अंततः आत्मविनाश करती है। मस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट। कार्ल सगन ने बैक्टीरिया के उदाहरण से यह समझाया कि घातीय वृद्धि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मार्ग में हमेशा कोई बाधा आती है। Some obstacle always impedes this kind of exponential growth. एक मोटा बटुआ फैट वॉलेट बेहतर निवेश परिणामों का दुश्मन है। Enemy of superior investment results, क्योंकि बड़े पूंजी आधार लार्ज कैपिटल बेस के लिए सार्थक निवेश के अवसर कम हो जाते हैं। हमें राजनीतिक और आर्थिक पूर्वानुमानों पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरकास्ट्स को अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर एक महंगा विचलन एक्सपेंसिव डिस्ट्रैक्शन होते हैं। निवेश में स्वतंत्र सोच इंडिपेंडेंट थिंकिंग, भावनात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी और मानवीय और संस्थागत व्यवहार ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर की गहरी समझ कीन अंडरस्टैंडिंग दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि दीर्घकालिक निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग धैर्य अनुशासन और मौलिक सिद्धांतों पेशेंस डिसिप्लिन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। बाजार के शोर मार्केट नॉइज को नजरअंदाज करें और व्यवसाय के आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी वित्तीय सफलता फाइनेंशियल सक्सेस की ओर एक ठोस मार्ग पर होंगे। मुझे आशा है कि यह सारांश आपको वॉरेन बफेट के अमूल्य ज्ञान इनवैल्युएबल विजडम को समझने में मदद करेगा। याद रखें, समझदारी से निवेश करें, धैर्य रखें और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। इन्वेस्ट वाइजली, बी पेशेंट एंड स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स। धन्यवाद। तो दोस्तों, द एसेज ऑफ वॉरेन बफे हमें यही सिखाती है कि सफलता की कुंजी किसी रहस्यमय फॉर्मूले में नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और एक मालिक की मानसिकता में छिपी है।
कीमत वह है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वह है जो आपको मिलता है। और एक समझदार निवेशक हमेशा मूल्य की तलाश में रहता है, न कि क्षणिक कीमत की। याद रखिए, बाजार सक्रिय लोगों से धैर्यवान लोगों तक पैसा पहुंचाने का एक साधन है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपने योग्यता के दायरे में रहें। ये ज्ञान न केवल आपके पोर्टफोलियो को, बल्कि आपके पूरे वित्तीय जीवन को सशक्त करेगा। अगर आपको यह सारांश पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और रीडर्स माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सहभागिता ही हमारी प्रेरणा है। रीडर्स माइंड के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है और यहां हर नई किताब के साथ हम आपको एक कदम और करीब लाते हैं आपके सपनों की उड़ान के। मिलते हैं अगले सारांश में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।